तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रामसर स्थलों पर। बेसिकली ये डिस्कशन सिर्फ रामसर स्थलों पर नहीं होगा, बल्कि रामसर से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए हम लोग रामसर स्थल पे आएंगे। ये जो पूरा टॉपिक है ये इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जिसे हम लोगों ने खूब डिटेल में पढ़ा है, लेकिन ये समय समय पर अपडेट होता रहता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे आप भी अपडेट होते रहे टाइम टू टाइम। जो कॉन्सेप्ट है वो तो रहता है, से बदलता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें घटती बढ़ती रहती है, तो वहां आपको थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप करंट अफेयर का थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यानी 30-35 टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, उसको अपडेट रहते हैं हमेशा। बहुत ज्यादा अगर चीजों पे अपडेट नहीं रख पाते हैं आप, तो 30-35 जो बिंदु हैं, जो टॉपिक हैं, अगर उसको आप फोकस किए रहते हैं तो आपको यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बड़ी आराम से मिल जाएगा और कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी जो चीजें घटित होती रहती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको आप देखते रहेंगे तो 2-4 क्वेश्चन वहां से भी मिल जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि पहले हम लोग उन टॉपिकों को लाएं, कवर करें जो बेसिकली हर बार पूछे जाते हैं। उसी के तहत ये प्रयास है। पहला जो वीडियोज है इसे आप लोग शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और जुड़ेंगे लोग तो मैं कंटिन्यू करूंगा करंट अफेयर को लेकर के। एक जो दुविधा बनी हुई बहुत सारे लोगों को, वो मैं दूर कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि डेली 15-20-25 मिनट के एक करंट अफेयर दे दूं जहां से प्रश्न आपके बन जाए, मिल जाए, अगर आप अपडेट होते रहते हैं। तो हम लोग अगर रामसर स्थल की बात करेंगे कि रामसर स्थल पे पहुंचे, थोड़ा इससे पहले की चीजों को समझ लीजिए ताकि वो जीएस के सेक्शन में भी काम आएगा। एक्चुअल में जो रामसर स्थल का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये कॉन्सेप्ट आता है आपके आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, और इसी आर्द्र भूमि के तहत रामसर स्थल का भी जिक्र होता है, क्योंकि ये जो रामसर है एक स्थान है, कहां पे? ईरान में। और इसी स्थान पर आर्द्र भूमियों के संदर्भ में, आर्द्र भूमि के संदर्भ में एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, और उसी समझौते के तहत विश्व में जहां कहीं भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दे दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। तो रामसर स्थल कहां से जुड़ता है? आर्द्र भूमि से। तो आर्द्र भूमि से जब जुड़ता है तो ये पूरा टॉपिक बन जाता है आर्द्र भूमि का, जिसमें हम लोगों को समझना है इसकी अवधारणा कि आर्द्र भूमि है क्या, फिर आर्द्र भूमि की विशेषता क्या है, ये हम लोगों को समझना है। फिर इसी के तहत हम लोगों को देखना है जो रामसर समझौता होता है, रामसर समझौता। और इसी रामसर समझौते के तहत 2 बिंदु और आता है। एक को बोलते हैं हम लोग मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ऐसे बोलते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। और एक आता है वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल। और फिर लास्ट में हम लोग भारत और विश्व के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेंगे। रामसर के संदर्भ में भारत एवं विश्व से जुड़ी हुई चीजें। तो एक्चुअल में ये आपका जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आर्द्र भूमि के संदर्भ में। इतने बिंदुओं पर डिस्कशन कर लेंगे तो चाहे प्री हो या मेंस हो, कहीं भी हो, आप ये जीवी में लिख सकते हैं। आर्द्र भूमि समझ रहे हैं ना? जब हम लोग जानते हैं कि जो जहां की भूमि हमेशा पानी से नम रहती है उसी को बोला जाता है आर्द्र भूमि। तो एक एक चीज मैं समझाते चलता हूं, आप लोग अपने हिसाब से पॉइंट आउट करते चलिएगा। सबसे पहले अवधारणा को समझते हैं कि एक्चुअल में आर्द्र भूमि होता क्या है। तो आर्द्र भूमि के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जो आर्द्र भूमि है ऐसी भूमि है जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने, पूरे साल या साल के कुछ महीने प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, ध्यान रखिएगा मैं एक एक चीज बहुत ही क्लियर करके तोड़ के बता रहा हूं, कृत्रिम रूप से, ऐसी भूमि जो वर्ष भर या वर्ष के कुछ महीने प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, इसके अलावा ज्ञात या अज्ञात रूप से जल से ढका होता है, उसे बोला जाता है आर्द्र भूमि। यानी वह जल या तो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, झील उल के माध्यम से वहां पे आर्द्रता बनी हुई हो, या वह
जो जल का स्रोत है वह ज्ञात है, हमें पता है, या जल का स्रोत हमें पता नहीं कहां से जल आ रहा है, या फिर यह जो जल हो खारा जल हो, या यह जल मीठा हो, या जल यह समुद्री हो, या यह जल गैर समुद्री हो। ध्यान रखिएगा, गैर समुद्री हो। ऐसे जल का जब उस भूमि पे जमाव होता है, जल का जब जमाव इस तरीके से होता है, और कहा गया है यह जो भूमि है इसकी गहराई 6 मीटर से अधिक न हो, यह शर्त है, 6 मीटर से अधिक गहराई न हो। इसे बोला जाता है आर्द्र भूमि। यही है आर्द्र भूमि की अवधारणा। कहते हैं कि यह जो आर्द्र भूमि होती है जल और स्थल का संक्रमण क्षेत्र होता है। मान लीजिए कि यह यहां पे ये वाला एरिया समुद्र का है या जल का है, और ये वाला स्थल है, स्थल एवं जल है, तो ये बीच वाला जो क्षेत्र होता है बोलते हैं ये एक संक्रमण का क्षेत्र होता है, और आर्द्र भूमियां अक्सर यहीं पे होती हैं। आर्द्र भूमि अक्सर यहीं पे होती है। तो आर्द्र भूमि को जल एवं स्थल के संक्रमण का क्षेत्र भी मान लिया जाता है। तो आर्द्र भूमि बेसिकली क्या हो गया कि ऐसा भूमि जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक न हो, और वहां पे जल पूरे साल भर या साल के कुछ महीने, समुद्री जल हो, गैर समुद्री जल हो, खारा हो, मीठा हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, किसी तरीके से जल अगर वहां पे जमा रहता है तो उस भूमि को आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आर्द्र भूमि है। बेसिकली आर्द्र भूमि से बोलते हैं हम लोग। लेकिन क्या दुनिया में जितने भी आर्द्र भूमि सभी को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा? अभी आगे इसका डिस्कशन होगा। अभी बस समझिए कि आर्द्र भूमि होता क्या है, इसी को बोलते हैं आर्द्र भूमि। कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर अगर हम देखें तो लगभग 6 से 7% आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि पाई जाती है। और इस आर्द्र भूमि के तहत कई सारी चीजें आ सकती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें आ सकती हैं, जैसे झील आ सकता है, तालाब आ सकता है, नहर आ सकता है ना। उसके अलावा जो है कि जो अभ्यारण्य आ सकता है इत्यादि। बहुत सारी चीजें आर्द्र भूमि के अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा आर्द्र भूमि की अगर विशेषता की हम लोग बात करें तो इसकी क्या विशेषता है? तो बेसिकली जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये माना जाता है कि ये जैव विविधता के केंद्र होते हैं, जैव विविधता के केंद्र होते हैं। समझ रहे हैं ना? जहां पे नमी होती है, बरसात के दिनों में देखिए ढेर सारे कीड़े मकोड़े जो नजर आते हैं, जो दिखाई नहीं देते वो तो अलग चीज है। आप देखते हैं बरसात में जहां बारिश होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहां पे कई प्रकार के पौधे उगाते हैं, कई प्रकार के जंतु, तो जैव विविधता के केंद्र होते हैं। तो ये सिर्फ जैव विविधता के केंद्र नहीं होते बल्कि कई सारे जानवरों के आवास भी होते हैं। यहाँ पे कई सारे जानवरों के आवास होते हैं। और ये आर्द्र भूमियां एक माने से देखा जाए तो ये जैव विविधता के खाद्य श्रृंखला का प्रोटेक्शन भी करती हैं। ये खाद्य श्रृंखला का प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण भी करती है, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करती है। न केवल खाद्य श्रृंखला का संरक्षण करते हैं बल्कि जो हानिकारक रसायन है उनका पुनर्चक्रण भी करती है, पुनर्चक्रण भी करती है। हानिकारक रसायन जो पाए जाते हैं, ये जो जैव विविधता के केंद्र कई प्रकार के जीव जंतु पौधे वो हानिकारक रसायनों का बचड़ करके उसे शुद्ध कर देते हैं, पुनर्चक्रण कर देते हैं। इसी वजह से जो आर्द्र भूमियां होती हैं उसे प्रकृति का किडनी कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने अपने क्लास में डिस्कशन किया है, बस यहां ध्यान रखिए। जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो मृदा का संरक्षण का भी कार्य करती है। तो कई सारी विशेषताएं ध्यान रखिएगा, मृदा के संरक्षण का भी कार्य करती है। अब आते हैं ये आर्द्र भूमि हो गया। ये जो आर्द्र भूमियां हैं इन्हीं आर्द्र भूमियों को लेकर के एक बैठक होती है, और वह बैठक होती है रामसर में कि इन आर्द्र भूमियों को कैसे संरक्षित किया जाए। ऐसा ना हो कि यह आर्द्र भूमि विलुप्त हो जाए या आर्द्र भूमि समाप्त हो जाए या उनको किसी प्रकार का हानि हो। इसी संदर्भ में 1971 को रामसर में बैठक होता है। डेट था 2 फरवरी। यह जो बैठक होती है अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है, अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है। और यहीं पे तय किया गया कि इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण
करना है, इन्हें विशेष दर्जा देना है, और यहीं से शुरू होता है आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा देने की, रामसर स्थल का दर्जा। और पहला जो स्थल था जो रामसर स्थल का दर्जा पाया था, स्थल 1974 में घोषित किया गया, और ऑस्ट्रेलिया का कोबोट प्रायद्वीप था, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का कोबोट प्रायद्वीप, कोबोट प्रायद्वीप। हालांकि भारत रामसर स्थल, जो रामसर समझौता होता है उसमें शुरू से ही जुड़ा रहता है, लेकिन ऑफिशियली रूप से भारत शामिल होता है 1 फरवरी 1982 को, ध्यान रखिएगा। तो रामसर ईरान में पड़ता है। 2 फरवरी 1971 को समझौता किया गया आर्द्र भूमियों के संदर्भ में, और वहीं से फैसला किया गया कि इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है, और इसीलिए विश्व में ऐसे स्थानों की पहचान की जाने लगी जो आर्द्र भूमि है, और उनको रामसर समझौते के तहत मान्यता दिया जाने लगा। एक्चुअल में यह जो आर्द्र भूमि मान्यता को लेकर के 2 चीजें और समझ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा आर्द्र भूमि के संदर्भ में। तो आर्द्र भूमि मान्यता को लेकर के जो बातें की जाती है वो भारत के संदर्भ में 2 चीजें हैं। एक तो होता है रामसर मान्यता, रामसर जो समझौता हुआ है उसके तहत मान्यता, और दूसरा होता है कि भारत के जो राज्य है वह स्वयं भी आर्द्र भूमियों की पहचान करते हैं और खुद की तरफ से पहल करते हैं कि उनको संरक्षित किया जाए, फिर बाद में उसी को रिकमेंड करते हैं ये यहाँ पे रामसर समझौते के तहत कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिया जाए, तो बाद में उस स्थल को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता दे दिया जाता है। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत रामसर स्थल, और दूसरा भारत के जो राज्य हैं स्वयं जो रामसर स्थलों की बातें करते हैं, जो पहचान करते हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था, 1 फरवरी 1982 को भारत जो है कि शामिल होता है इस रामसर समझौते में। क्योंकि रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी को, इसीलिए विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है इसी दिन, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं इसी दिन। और पहली बार जो आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था वो 1997 में मनाया गया था, 1997 में मनाया गया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत के संदर्भ में आर्द्र भूमि को कैसे जो है कि तय किया जाता है, कौन मान्यता देता है। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो यह जिम्मेदारी आती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वन मंत्रालय जो आर्द्र भूमि की पहचान करती है, आर्द्र भूमि की पहचान करती है। फिर बाद में चल करके एक जो है कि एजेंसी बनाएगी जिसका नाम था राष्ट्रीय जली परितंत्र संरक्षण योजना। फिर इसी के तहत एक कानून लाया गया था, इसे बोलते हैं NPCA, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, NPCA बोलते हैं इसको। इसी के तहत एक कानून लाया गया था जिसका नाम था आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कानून। कानून कब लाया गया था? 2010 में लाया गया था। तो पहले इस तरीके से चल रहा था, थोड़ा सा बदलाव आ गया है, उसी को मैं समझाना चाह रहा हूं क्या बदलाव आया। हालांकि इतना डीप में प्रश्न नहीं आएगा, बस आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि चीजें क्लियर हो जाए आपकी, जरूरी है। तो ये कानून लाया गया, इसी कानून के तहत 12 सदस्यीय एक समिति बनाया गया, 12 सदस्यीय समिति बनाया गया, जिसे बोला गया आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण। और यही फिर तय करता था कि कौन कौन सी आर्द्र भूमियां होंगी, और फिर इसी के द्वारा भेज दिया जाता था रामसर कन्वेंशन वाले समझौते के तहत किसी मान्यता दे दिया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विनियामक प्राधिकरण अब एक सलाहकारी भूमिका में हो गया है, सलाहकारी भूमिका में हो गई, सिर्फ सलाह देता है, और आर्द्र भूमि की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। तो राज्य आर्द्र भूमि की पहचान करके भेज देंगे इनके पास, फिर इसके माध्यम से आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये भारत के संदर्भ में होता है आर्द्र भूमियों को लेकर के। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आर्द्र भूमि के संदर्भ में रामसर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं, जिसे बोला जाता है रामसर स्थल के तौर पे। अब तो आप समझ गए होंगे कि रामसर स्थल क्या है। एक्चुअल में ये आर्द्र भूमि है। कैसी आर्द्र भूमि है?
जिसे रामसर समझौते के तहत मान्यता दिया गया था। क्लियर है? अब एक एक चीजों को समझते जाइए, यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं, प्रश्न यहां से पूछे जाने की पूरी तरीके से संभावना है। तो आइए नंबर 1 देखिए, रामसर समझौते के तहत अभी तक भारत में कुल 75 स्थलों को आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया है, यानी रामसर स्थल का मान्यता दे दिया गया है। हालांकि मैंने बताया कि भारत के संदर्भ में लगभग 200 से ज्यादा स्थलों को आर्द्र भूमि के रूप में पहचान किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ है रामसर, उसके तहत अभी 75 स्थलों को मान्यता दिया गया है। 2022 में ढेर सारे स्थलों को मान्यता दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको 75 का 75 स्थल याद तो नहीं होगा। कितना याद रखना होगा मैं अभी लिखवाऊंगा, उतना आपको याद ही होना चाहिए। यूपी में है, यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपी के तो आपको याद ही होने चाहिए कितने। तो भारत में कितने हैं? 75 स्थल, ध्यान रखिएगा। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व के 172 देश ऐसे हैं जहां पे रामसर स्थल यानी आर्द्र भूमि की पहचान की गई है, और 172 देशों के जिसमें भारत भी शामिल है, कुल 2466 रामसर स्थल है आज के डेट तक। ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट अपडेट है, 2466 स्थल टोटल। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट आउट करते चले जाइए। 2466 स्थल, ध्यान रखिए। अगर हम विश्व की बात करें कि सबसे ज्यादा विश्व में किस देश में रामसर स्थल है, तो सबसे ज्यादा है ग्रेट ब्रिटेन में। कितना? 175 स्थल। दूसरे नंबर पे है मैक्सिको, कितना? 142 स्थल। तीसरे नंबर पे है स्पेन, कितना? 76। और चौथे नंबर पे अपना आता है भारत, जहां पे स्थलों की संख्या है कुल 75। पांचवें नंबर पे आता है स्वीडन, जहां पे स्थलों की संख्या है 68। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कुल 5 तो कम से कम याद ही आप रखिए। मैक्सिको, स्पेन, ब्रिटेन सबसे ज्यादा है, इंडिया 75 और स्वीडन में है 68। ध्यान रखिए। तो जब जब बैठकें होती हैं इसका, तो वहां पे एक थीम घोषित किया जाता है। तो 2023 का जो आर्द्र भूमि का थीम था, ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछता है कि रामसर स्थल आर्द्र भूमि जो थीम रहा, तो 2023 का थीम है कि यह समय, याद रखिएगा, यह समय आर्द्र भूमि संरक्षण का है, संरक्षण का है। 2023 का यह थीम है। इसी के तहत 2023 में ही हमारे यहां जब बजट पेश किया जा रहा था, तो वित्त मंत्री के द्वारा एक योजना प्रस्तुत किया गया जिसका नाम था मिष्टी योजना। मिष्टी योजना, MISHTI, इसे बोलते हैं मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टफ है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ये आर्द्र भूमि से ही जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो मिष्टी योजना है, इसमें मैंग्रोव जो वन होता है उनके ऊपर बल दिया गया है, मैंग्रोव वृक्षारोपण पर, वृक्षारोपण पर। और ये मैंग्रोव वृक्षारोपण समुद्री क्षेत्र और लवणी क्षेत्र दोनों जगह किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। मिष्टी योजना शुरू किया गया कब? 2023 में पेश किया गया। बजट पेश करते समय किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। ध्यान रखिए, 2023 में। इसके अलावा 13 अगस्त 2022 को कुल 11 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया रामसर समझौते के तहत भारत में। 2022 में कई सारे, लेकिन लेटेस्ट अभी जो शामिल किया गया सबसे आखिरी वो 13 अगस्त 2022, उसके बाद से अभी तक कोई शामिल नहीं किया गया आर्द्र भूमि। तो कुल 11 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया, ये आपको याद रखना है। 11 नाम मैं अभी आगे लिखवाऊंगा। 11 आर्द्र भूमि को शामिल किया गया, और ये जो 11 आर्द्र भूमि शामिल हुए हैं, ये लगभग कुल 13,26,677 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हैं। मैंने बताया कि वर्तमान में 172 देशों में 2466 आर्द्र भूमि है। और एक योजना तमिलनाडु ने शुरू किया था जो समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए था। मरीन एलीट नाम था इसका, मरीन एलीट फोर्स।
तमिलनाडु में शुरू किया। मरीन एरिन फोर्स का गठन किया जो समुद्री जीवों का संरक्षण करेगा। जाने का मरीन नाम से समझिए, लेकिन किसने किया बस याद नहीं किया, तमिलनाडु। क्योंकि आपको मरीन एलिट फोर्स समझ में आ रहा है कि ये समुद्री जीवों के संरक्षण की बातें हो रही। कौन राज्य है ये याद रखना है, तमिलनाडु। प्रश्न यहां से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं बताऊं तो 14 ऐसे देश हैं जहां पे 50 या उससे अधिक रामसर स्थल है, या उससे अधिक रामसर स्थल है। और विश्व का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वो बोलीविया, ध्यान रखिएगा, बोलीविया। और विश्व का पहला रामसर स्थल मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया का कोबोड प्रायद्वीप है। भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सतकोसिया, सतकोसिया। रामसर समझौते के तहत जो कन्वेंशन हुआ उसमें सबसे बड़ा रामसर स्थल है सतकोसिया। कन्वेंशन से बाहर अगर ऐसे देखा जाए तो सुंदरवन, सुंदरवन ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा अगर भारत का रामसर स्थल की बात करें तो यह है रेणुका जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद है बेम्बनूर, यह तमिलनाडु में पड़ता है। दोनों का लगभग क्षेत्रफल बराबर है, 20 हेक्टेयर के आसपास है, 20 हेक्टेयर के आसपास क्षेत्रफल है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सतकोसिया समझौते के तहत ऐसे माना जाता है सुंदरवन को। तो दोनों में देख लेना है कौन सा विकल्प है। सतकोसिया होगा तो आप पहले सतकोसिया मार देना है, अगर वो नहीं होगा तो सुंदरवन। सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद बेम्बनूर। दोनों सेम माना जाता है कि 20 हेक्टेयर दोनों की जो एरिया है, तो दोनों बराबर है। रेणुका और बेम्बनूर दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, दोनों होगा तो आपको दोनों मार देना है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर स्थल है किस राज्य में है तो वह है तमिलनाडु में। कुल हो गया है 14 स्थल, पहले असम था, अब तमिलनाडु हो गया, ध्यान रखिए। और भारत शामिल होता है, मैंने बता दिया था कि रामसर स्थल में 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल होता है। रामसर स्थल घोषित करने का जो मानदंड है, जो मानदंड है आप इसको समझ सकते हैं कि बेसिकली सिर्फ वेटलैंड होने की वजह से, आर्द्र भूमि होने की वजह से उसे रामसर स्थल घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि उसके पीछे कुछ मानदंड है। मान दिए कि जैव विविधता का केंद्र हो, ऐसी प्रजातियां रह रही हो जो विलुप्त होने के कगार पे है, कुछ प्रजातियों का संरक्षण कर रहा हो, कुछ प्रजातियों को आवास प्रदान कर रहा हो, है ना, ये सारी चीजें देखा जाता है, तब जाकर के उसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। और रामसर स्थल घोषित होने का सीधा सा मतलब होता है कि अब उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होगी, संरक्षण की जिम्मेदारी होगी कि कोई वहां पर गंदगी न करे या कोई ऐसी क्रियाविधि न हो जिससे कि वहां रहने वाले जीव जंतु या उस स्थल जो वेटलैंड है उसको कोई नुकसान हो। यही मानदंड अपना करके ऐसे स्थलों की मान्यता दी जाती है। हालांकि रामसर समझौते में कुल 9 मानदंडों की बातें की गई हैं, लगभग सब एक दूसरे से मिलते जुलते मानदंड नजर आएंगे, बस थोड़ी थोड़ी शब्दावली का अंतर है। तो कुल मिला जुला के मैंने बताया सर कि यही है जैव विविधता केंद्र। इसके अलावा एक चीज और जो नया चीज आया है, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अपडेट ये कि रामसर स्थलों में कुछ चीजों को हटा दिया गया है कि ये चीजें अब रामसर स्थल घोषित नहीं की जाएंगी। जैसे पहले क्या होता था कि जो एस्चुरी होती थी उसे रामसर स्थल घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब कह दिया गया कि जो एस्चुरी है, एस्चुरी वो रामसर स्थल नहीं होगा। इसके अलावा जो क्रिक होता है वो रामसर स्थल नहीं घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा जो बैक वाटर होता है, ये सारी चीजें हमने ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। बैक वाटर ये रामसर स्थल घोषित नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो लैगून होता है ये भी रामसर स्थल में घोषित नहीं हो सकता। यानी 4 चीजों को आप रामसर स्थल घोषित नहीं कर सकते। पहले हालांकि इन्हें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दिया जा सकता था, लेकिन अब नहीं दिया जाता है। अब आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं। जो लेटेस्ट 11 रामसर स्थल शामिल किए गए, ये नाम आपको याद रखना है। जो नए शामिल किए गए 11 नए जो स्थल रहे, तो मैं नाम लिखता जा रहा हूं, नोट करते। तंपारा झील, ये पड़ता है उड़ीसा में। गंजाम जिले मीठे पानी का झील है। पहले इसे जो अंग्रेज, पहले क्या होता था कि यहाँ एक जो भूमि रही, उस भूमि पे बारिश के पानी से वो भूमि भर गई, तो अंग्रेज उसे बोलते थे टैंप। स्थानीय लोगों ने उसे बोलना शुरू कर दिया टैंपारा, तो वही नाम आ गया टंपारा से टंपारा, आज इसे बोलते हैं तंपारा झील। ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। उसके अलावा उड़ीसा में शामिल किया गया हीराकुंड जलाशय को, हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय ये भी आपको पता है कि उड़ीसा में ही है। फिर इसके अलावा एक है अंशुपा झील, अंशुपा झील, ये नाम याद रखिए, इस बार पूछा ही जाना है। उड़ीसा में भी पड़ता है, ताजे पानी की झील है। फिर चौथा है यशवंत सागर,
इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंदौर में है, एमपी के। फिर पांचवा है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। फिर सुचिंद्रम, छठा हो जाएगा सुचिंद्रम थेस्ट वेटलैंड, ये भी तमिलनाडु में है, सुचिंद्रम थेस्ट वेटलैंड। सातवां हो जाएगा वुडगुर पक्षी अभ्यारण्य या वुडउर पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा कांजीकुलम, आठवां हो जाएगा कांजीकुलम। देखिए चित्रागुंडी से लेकर के सुचिंद्रम, उडगुर और कांजीकुलम, ये जो चारों हैं ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। नौवां हो जाएगा थाड़े क्रिक, थाड़े महाराष्ट्र में आपको पता ही है, ये महाराष्ट्र में है। और 10वां हो जाएगा हाइगम आर्द्र भूमि और शालुग आर्द्र भूमि। 11वां शालउग आर्द्र भूमि, ये दोनों है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 शामिल किया गया, 1 2 3 4 शामिल किया तमिलनाडु से, 4 तमिलनाडु से, 3 ओडिशा से, 2 जम्मू कश्मीर से, 4 3 7 2 9, 1 एमपी से और 1 महाराष्ट्र से। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि लेटेस्ट जो शामिल किया गया, तो सबसे ज्यादा 4 तमिलनाडु, 3 ओडिशा, 2 जम्मू कश्मीर, 1 एमपी यशवंत सागर और 1 थाड़े क्रिक महाराष्ट्र से। तो ये 11 नाम याद होना चाहिए। 13 अगस्त 2022 को शामिल किया गया, लेटेस्ट है, उसके बाद शामिल है। उससे पहले देखिए 3 अगस्त 2022 को 10 स्थल शामिल किए गए। अभी मैंने 11 स्थल बताया, 13 अगस्त 2022 को शामिल किया गया था, वो 11वां नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। 3 अगस्त 2022 को 10 स्थल शामिल किए गए, इससे भी आपके दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। देखिए कौन कौन सा है। कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है। दूसरा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरा वेम्बनूर आर्द्र भूमि, ये भी तमिलनाडु में है। चौथा वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। 5वां वेदंगतल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। 6ठा उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य, यह भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। 7वां हो जाएगा सतकोसिया गार्ज, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ओडिशा में। 8वां हो जाएगा नंदा झील, कंफ्यूज मत होइएगा, नंदा जानकर के उत्तराखंड, ये एक्चुअल में है गोवा में। 9वां हो जाएगा रंगनाथिट्ट पक्षी अभ्यारण्य, ये कर्नाटक में है। और 10वां हो जाएगा सिरपुर वेटलैंड, ये है मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें, 11 और 10 ये कितने हो गए? 21, ये याद रखें। अब देखिए 26 जुलाई 2022 को 5 नए स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन? करिकली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा हो जाएगा पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर तीसरा हो जाएगा पिचवरम मैंग्रोव, ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में। चौथा हो जाएगा पाला आर्द्र भूमि, ये कहाँ है? मिजोरम में है, ध्यान रखिएगा। और 5वां हो जाएगा सांख्य सागर
ये है, जब सागर नाम जुड़ा है तो जान लीजिए एमपी में है, मध्य प्रदेश में, तो इसे याद रखिएगा एमपी। फिर 2 फरवरी 2022 को 2 स्थल जोड़े गए थे, ये जुलाई में जोड़ा गया था। 2 फरवरी को 2022 को 2 स्थल जोड़े गए। एक जोड़ा गया था खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और दूसरा जोड़ा गया था बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य आपको पता है कि ये यूपी का है। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा 2022 में फरवरी में जोड़ा जा रहा है, जुलाई में जोड़ा जा रहा है और अगस्त में जोड़ा जा रहा है। 10 जोड़े गए, 11 जोड़ा गया पहला, फिर 10 जोड़ा गया, 11 10 21, फिर 5 जोड़ा गया, 21 5 26, और फिर 2 जोड़ा गया, 26 2 28 स्थल जोड़े गए 2022 में। और उन 28 स्थलों में एकमात्र यूपी का है। कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। पहले, इससे पहले यूपी में 9 थे और ये एक जुड़ गया, तो यूपी में कुल मिला के कितने स्थल हो गए? 10। तो अभी तक जो मैंने 20-22 स्थलों के नाम लिखवाए वो आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन टफ है, तो थोड़ा सा मैंने बताया कि थोड़ा रटंत विद्या भी आपके अंदर आनी चाहिए, कंठस्थ करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जरा सा भी कंठस्थ करने की क्षमता नहीं है तो फिर आप तैयारी से स्किप करिए, क्योंकि मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको चीजें तो दिमाग में रखना होगा, चाहे वो फैक्ट हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो। माइंड में तो होना ही चाहिए फैक्ट या कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके दिमाग में जब कुछ आ ही नहीं रहा हो तो फिर पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं, फिर काम धाम करना चाहिए। तो अपने आप को भी थोड़ा सा इस चीजों को जज करते रहिए कि ये चीजें आप 2 बार 4 बार पढ़िए, आएगा दिमाग में। 5 बार 6 बार पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है तब आपको सोचना है, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे नहीं, आएगा धीरे धीरे, मेहनत करेंगे। जब एकदम से लगेगा कि अब आ ही नहीं रहा है तब फिर आपको लगे हटाइए, कोई और धंधा शुरू किया जाए, छोड़ देते हैं इसको। तो इतना ये, और प्लस 10 जो यूपी के लिखवाऊंगा वो आपको आना ही चाहिए। इसको याद करने के नए नए तरीके अपना सकते हैं आप। मैप लीजिए, ब्लैंक मैप लीजिए, आप वहां पे टिक मारिए, याद हो जाएगा। यूपी के लीजिए, मैप मारिए, टिक मारिए, लिखिए। तो ये हो गया 10वां था। अभी मैं यूपी का भी लिखवाऊंगा। यूपी के 10 स्थल है। कौन कौन सा है? एक है अपर गंगा रिवर, जो वज्रघाट से नरोरा तक है, पूरा रिवर नहीं है, वज्रघाट से नरोरा तक, यहां तक है ना। दूसरा हो जाएगा सुर सरोवर, कहां है आपको पता है, जो आगरा वाले हैं बताए, आगरा में है सुर सरोवर। तीसरा हो जाएगा सरसई झील, ये कहां है? इटावा में। इसके अलावा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा संडी वर्ल्ड सेंचुरी, ये कहां है? हरदोई में, सैंडी। 5वां हो जाएगा समसपुर बर्ड अभयारण्य, समसपुर बर्ड अभयारण्य रायबरेली में है, याद रखिएगा इसे भी। 6वां हो जाएगा समन बर्ड अभयारण्य यानी पक्षी अभयारण्य, ये हो जाएगा मैनपुरी में, समन। 7वां हो जाएगा पार्वती अर्गा, ये कहां है? गोंडा में। 8वां हो जाएगा नवाबगंज, जो पक्षी अभयारण्य ये भी है, ये हो जाएगा उन्नाव में। नवाबगंज का नाम शायद बदल करके चंद्रशेखर आजाद पे कर दिया गया है, तो आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य से बोलते हैं। फिर 9वां है हैदरपुर वेटलैंड आर्द्रभूमि, और ये है मुजफ्फरनगर में। और 10वां है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, और ये मैंने बताया कि 10वां है संत कबीर नगर में। कहां पे? संत कबीर नगर में, कबीर नगर में। मैंने बताया कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की, अब तो ये तो देखिए फैक्ट रहा सारी चीजें, इतना तथ्य अगर आप रख लेंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। कई बार कॉन्सेप्ट से भी प्रश्न पूछ देता है। तो मैंने बता दिया आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है। आर्द्रभूमि क्या होता है? मानदंड मैंने बता दिया कि जैव विविधता केंद्र होना चाहिए, आवास होना चाहिए, चाहे विलुप्त प्रजाति के आवास हो या संरक्षण प्रदान करने वाला, कई सारी चीजें यहाँ से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर के अगर पूरा सार संक्षेप निकालेंगे तो जैव विविधता। लेकिन एक चीज और मैंने बताना था कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? रामसर समझौते से। रामसर समझौते से जुड़ा हुआ है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आर्द्र भूमि जैव विविधता का केंद्र है, प्रभावित हो रहा है, उसे संरक्षित करना है, उसके लिए लाया गया रामसर समझौता। लेकिन उन आर्द्र भूमियों में भी कई सारी ऐसी आर्द्र भूमियां होंगी जो प्रदूषण या अन्य कारणों से, मानवीय हस्तक्षेप के कारणों से बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई होंगी। यानी ऐसी आर्द्र भूमियां जो लगभग समाप्त होने कगार पर हो गई हों, या बहुत ज्यादा प्रदूषण वहां पे कर दिया गया है, या मानवीय हस्तक्षेप इतना ज्यादा हो गया है कि वो आर्द्र भूमि अब खतरे में पड़ गई हो। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ऐसी आर्द्र भूमियों की पहचान करता है जो खतरे में है, जो विलुप्त होने कगार पे है या बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गई हैं। तो एक्चुअल में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? ऐसे रामसर स्थल जो प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हो, या इसके तहत यह भी शामिल किया जाता है कि जहां प्रभावित होने की संभावना हो। जैसे लगता है कि हाँ यहां पे अभी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में यह स्थल और ज्यादा प्रभावित हो सकता है, और ज्यादा नकारात्मक रूप से इफेक्ट हो सकता है, यानी कि हानि की अवस्था में इसको हानि पहुंच सकती है। तो उनको हम लोग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की तरह शामिल कर लिया जाता है रामसर में। उनके लिए विशेष रूप से प्रोटेक्शन किया जाता है, उसी को बोलते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, जो जुड़ा हुआ है किससे? रामसर स्थल से जुड़ा हुआ है। और भारत में 2 स्थलों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एक तो हम लोग देख रहे हैं केवल देव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये, और दूसरा था लोकटक झील ध्यान रखिए। इसी प्रकार मैंने एक नाम और लिया था वेटलैंड इंटरनेशनल। ये वेटलैंड इंटरनेशनल एक्चुअली में एक गैर सरकारी संस्था है, 1996 में गठित हुआ था नीदरलैंड में, और इसका भी काम यही है आर्द्र भूमियों को संरक्षण देना या उससे जुड़े हुए कार्य करना। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और वेटलैंड इंटरनेशनल इसी से जुड़ा हुआ। कई बार पूछ देता है ना वेटलैंड इंटरनेशनल किससे जुड़ा हुआ है, या उसकी स्थापना कहाँ हुई, नीदरलैंड में कब हुई, 1996 में। किससे जुड़ा हुआ है? आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? ऐसी आर्द्र भूमियां जो ज्यादा खतरे में है, उनको संरक्षित करने के लिए उनको अलग से एक रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं, फिर अलग से प्रोटेक्शन किया जाता है। तो यही है पूरा रामसर से जुड़ी हुई जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, आर्द्र भूमि, रामसर, सारी चीजें, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट। अगर इससे बेहतर प्यार मिलता है तो हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और फिर कुछ और चीजें में लेकर के